स्टार्ट करेंगे। ए ए इंटरमीडिएट्स यहाँ देखो। अरे छपरी। सो क्वेश्चन नंबर 37, कल तक हम 36 करे थे। ए स्पीक्स ट्रुथ इन 75% ऑफ द केसेस एंड बी इन 80% केसेस। एक पर्सन है ए जो 75% केसेस में सही बोल रहा, और एक पर्सन है बी जो 80% केसेस में सही बोल रहा। अब आपको मालूम करना व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर स्टेटमेंट्स अबाउट एन इंसिडेंट डू नॉट मैच। एक इंसिडेंट आया जहां पर दोनों का स्टेटमेंट मैच नहीं होना है। स्टेटमेंट इन द सेंस अगर इन्हें सही बोल रहा तो उन्हें गलत होना, और उन्हें सही बोल रहा तो ये पर्सन गलत होना। वो प्रोबेबिलिटी मालूम करो बोल रहा। तो फर्स्ट थिंग अब इवेंट्स कंसिडर करेंगे। लेट E1 इज इक्वल्स टू इवेंट दैट A speaks truth and A2 is equals to event that B speaks truth। अब अगर A सही बोल रहा तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दिया उन्हें? 75%। परसेंटेज को अगर हम प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो था 75 डिवाइडेड बाई 100। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 0, 5 3 जा 15 एंड 5 4 जा। तो प्रोबेबिलिटी कितनी है सही बोलने की? 3/4। तो गलत बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती? कॉम्प्लीमेंट लगा लो कि कॉम्प्लीमेंट यूज करें। 4 में से 3 केसेस में सही बोल रहा तो 4 में से कितने में गलत हुआ? एक केस में। क्लियर है? अब हम आ जाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 पे। वो दिया उन्हें 80%। बी स्पीक्स ट्रूथ इन 80% ऑफ केसेस। परसेंटेज से प्रोबेबिलिटी में आना तो 80/100। 0 एंड 0 कैंसिल। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। तो ये हो गया 4/5। 5 केसेस में से 4 में अगर सही है तो कितने में गलत है? तो वो होता कॉम्प्लीमेंट विच इज 1/5। क्लियर है? अब आपको क्या करना है, एक ऐसी प्रोबेबिलिटी मालूम करना है ऐसे इंसिडेंट की जहां पर दोनों का स्टेटमेंट यानी ए एंड बी का स्टेटमेंट मैच नहीं होना है। तो हम वो वैल्यू निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी दैट देयर स्टेटमेंट्स डू नॉट मैच इज इक्वल्स टू, दो केसेस कंसिडर करेंगे हम यहाँ पर, E1 इंटरसेक्शन E2 प्लस E1 इंटरसेक्शन E2। पहला केस जहां E1 सही और E2 गलत, दूसरा केस जहां E1 गलत और E2 सही। क्योंकि अपने हाथ में नहीं है कि कौन सही है कौन गलत है, नहीं बता सकते, इसलिए हम दोनों भी केसेस ले रहे हैं जहां पर एक सही और एक गलत होने वाला है। अगर 3 रहते बाय चांस तो क्या करते थे? E1 E2 E3 कॉम्प्लीमेंट, E1 E3 कॉम्प्लीमेंट, E2 सीधा साधा, E1 E2 कॉम्प्लीमेंट, E3 नॉर्मल वाला। तो जितने पर्सन उतने केसेस कंसिडर करना है, हर एक में एक एक को सही लेना है। खैर अभी तो 2 के लिए ही कर रहे हैं। अच्छा ये बोलो, क्या E1 एंड E2 इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है? बिकॉज वो लोग स्टेटमेंट जैसा कि थोड़े इवेंट्स होते, जैसा कि अभी ये वाला है, ए का सही बोलना बी का सही बोलना, ये डिपेंडेंट केस नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है। जैसा कि अगर स्कॉलरशिप मिल रही है, क्वेश्चन वो भी है, 2 स्टूडेंट्स है, दोनों को स्कॉलरशिप मिल रही, तो क्या स्कॉलरशिप मिलने का इवेंट डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? इट इज इंडिपेंडेंट, बिकॉज उसको उसके मेरिट बेस पे मिलने वाली है स्कॉलरशिप। एक क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू गेट द स्कॉलरशिप इज 0.8 and the probability of B to get the scholarship is 0.9. What is the probability that at least one of them gets the scholarship? The first thing, बोर्ड आया ना एग्जाम में, लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता हूं, ए को मिलने के चांसेस 0.8 है, बी को मिलने के चांसेस स्कॉलरशिप 0.9 है। उन्हें बोला कि दोनों में से कोई एक की तो भी मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? टर्म यूज करा एटलीस्ट वन। एटलीस्ट वन का मतलब क्या? अपने पास यूनियन होता है। यूनियन के लिए E1 होना, E2 होना, E1 इंटरसेक्शन E2 होना। क्या E1 इंटरसेक्शन E2 दिया उन्हें? E1 0.8 है, E2 0.9 है। इंटरसेक्शन के लिए क्या यूज करते हैं आप? इंडिपेंडेंट इवेंट, बिकॉज गेटिंग स्कॉलरशिप इज इंडिपेंडेंट। तो E1 एंड E2 आर इंडिपेंडेंट, तो उसको हम E1 into E2 में कन्वर्ट करके आंसर सॉल्व करते हैं। ठीक है, अभी आ जाएंगे यहाँ पर E1 E2 क्या हो गए, मेंशन तो नहीं करा, लेकिन देख के समझना है कि वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है।
इंडिपेंडेंट है तो करते क्या, इंटरसेक्शन हटाते सीधा मल्टीप्लीकेशन लगाते। ये होता E1 कॉम्प्लीमेंट इंटू E1 की वैल्यू कितनी है अपने पास, इट इज 3/4, और E2 का कॉम्प्लीमेंट कितना है, E2 का कॉम्प्लीमेंट है 1/5। E1 का कॉम्प्लीमेंट कितना है 1/4, एंड खाली E2 की वैल्यू कितनी है 4/5। कोई कैंसलेशन कोई कैलकुलेशन एक्स्ट्रा वाले मत करो, प्रोबेबिलिटी में खास तौर पे 4 5 जा कितना हुआ 3 1 जा, जैसा 4 और 4 कैंसिल होता कैंसिल मत करो, 4 5 जा कितना हुआ, बिकॉज दोनों का डिनोमिनेटर 20 है तो ऊपर क्या रहेगा 3 + 4, तो आंसर है, आया समझ में, कंप्लीट करिए। क्वेश्चन नंबर 38, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। द प्रोबेबिलिटी फॉर ए कॉन्ट्रैक्टर टू गेट अ रोड कॉन्ट्रैक्ट इज 2/3 एंड टू गेट अ बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट इज 5/9। तो यहां पर दो इवेंट्स के बारे में बात कर रहा हूं, पहला इवेंट है रोड कॉन्ट्रैक्ट मिलने का, दूसरा है बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट मिलने का, तो हम वो कंसिडर कर लेंगे। E1 इज इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग अ रोड कॉन्ट्रैक्ट, E2 is equals to event of getting a building contract. ओके तो प्रोबेबिलिटीज गिवन है इसकी, रोड कॉन्ट्रैक्ट मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी दिया है 2/3, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है बोला उन्होंने 5/9। उसके आगे क्या दिया देखो, द प्रोबेबिलिटी टू गेट एटलीस्ट वन कॉन्ट्रैक्ट इज 4/5, एटलीस्ट वन को हम लिखते हैं यूनियन, so the probability to get at least one contract is E1 union E2 which is given by, आपको मालूम करना है find the probability that he gets both the contracts, both के लिए हम क्या यूज करते हैं, इंटरसेक्शन यूज करते, क्लियर है, एंड के लिए हम इंटरसेक्शन यूज करेंगे। अब यहां पर एडिशन थ्योरम इस्तेमाल होता है, P of E1 union E2 is equals to P of E1 plus P of E2 minus P of, what is E1 union E2 4/5, इसका आंसर कितना आया, इसका आंसर ये तो आपको मालूम करना है, माइनस इधर आके क्या बनाओ 3 और 9 का एलसीएम बना 9, 2 इंटू 3 1 जा 3 3 3 जा 9, तो बचा यहाँ पर 3 और 5 एज इट इज, क्लियर है, प्लस 4/5 यहाँ पर आके क्या बना 2 3 जा 6 6 + 5 5 इंटू 11 9 इंटू 4 9 5 जा, तो इसका आंसर क्या बना 55 में से 36 के क्या बचे, तो द प्रोबेबिलिटी टू गेट बोथ द कॉन्ट्रैक्ट्स इज 19/45। समझ में आया ये, तो क्वेश्चन नंबर 39, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, समझे तो आसान है। इन ए कमिटी ऑफ 25 मेंबर्स ईच मेंबर इज प्रोफिशिएंट यानी प्रो है, आइदर इन मैथ्स और इन स्टैटिस्टिक्स और इन बोथ, प्रो अच्छे है उसमें बेहतरीन है। 25 मेंबर की कमेटी थी, वहां से कोई भी मेंबर पकड़ लो आप, उन्हें या तो मैथ्स में परफेक्ट है या तो स्टैटिस्टिक में परफेक्ट है या तो दोनों में भी परफेक्ट है। इफ 19 ऑफ दीज आर प्रोफिशिएंट इन मैथमेटिक्स, 25 स्टूडेंट्स में से 19 क्या है बोला उन्होंने प्रोफिशिएंट है मैथ्स में, और बोला कि 16 प्रोफिशिएंट है कितने स्टैटिस्टिक्स में, तो आपको मालूम करना है कि 1% आप जो सेलेक्ट करके निकाले वो प्रोफिशिएंट है दोनों में भी। Find the probability that a person selected from the committee is proficient in, so let us say E1 is equals to event that person is proficient in maths E2 is equals to event that person is proficient in statistics. So what is the probability of E1? What is the probability of E2? And what will be the probability of E1 intersection E2?
क्योंकि बोथ के लिए पूछा तो बोथ का मतलब है इंटरसेक्शन। अब बोलो इवन की प्रोबेबिलिटी कितनी है? जो लोग सोच रहे हैं कि 19 प्रोफिशिएंट है मैथ्स में तो 19 इज द प्रोबेबिलिटी, 100% गलत है, बिकॉज प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा तो रह नहीं सकती। तो वहीं पे आपके दिमाग में आना है कि 19 तो करेक्ट आंसर है नहीं। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? वांट बाय टोटल। टोटल मेंबर्स है कमेटी में 25, जिसमें से 19 प्रोफिशिएंट है मैथ्स में, बोला उन्हें। अगेन 25 टोटल मेंबर्स है, जिसमें से बोला कि 16 परफेक्ट है स्टार्ट्स। आपको मालूम करना है कि जो पर्सन सेलेक्ट हुआ वो दोनों में परफेक्ट है। उससे पहले आपको अगर इंटरसेक्शन निकालना है तो सिंपल सी बात है, यूनियन का होना जरूरी है। क्या? हाँ, तो मैं कहाँ बोला? एक से बढ़ के कहाँ है? डिनोमिनेटर अगर बड़ा है न्यूमरेटर से तो पॉइंट में आता आंसर, 0 पॉइंट में आता। तो E1 यूनियन E2 की वैल्यू निकालने के लिए, यूनियन किसको बोलते हैं हम पहले तो बोलो? टोटल मेंबर्स। टोटल कितने? ये टोटल है अपना, लेकिन यूनियन के लिए भी क्या लेते हैं अपन? पूरे मिला के लिखो, वही यूनियन होता। कमेटी में टोटल मेंबर्स है 25 और यूनियन भी क्या है? 25। तो अब यहां से आ जाएंगे एडिशन थियरम पे। E1 यूनियन E2 इज इक्वल टू P ऑफ प्लस E2 E1 यूनियन E2 का आंसर कितना आया? 25/25 इज इक्वल टू E1 का आंसर है 19/25। इसका आंसर है माइनस P ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। नेगेटिव इधर आई, क्या बन गया? जो अपना क्वेश्चन है। तो 19/25, 16/25 प्लस 25 इधर आए, क्या बना? टोटल कितना बचा? तो यहां पर है 19 प्लस 16 माइनस 25। 19 प्लस 16 कितने हुए? 35 में से 25 के कितने बचे? 5 2 10, 5 5 तो आंसर है इसका। अगर डायरेक्ट भी देखे, लॉजिकली भी सोचे तो समझ में आता है कि आंसर, इसका आंसर 2/5 है, बिकॉज 25 टोटल मेंबर्स बोले, जिसमें से 19 प्रो है मैथ्स में, 16 प्रो है स्टैट्स में। तो 19 प्लस 16 कितने हो गए? 35 मेंबर्स थे, लेकिन नहीं थे, 25 थे। तो जो 10 एक्स्ट्रा आ रहे ना, उसका मतलब है वो 10 होते दोनों में आने वाले। तो आंसर होता उसका इंटरसेक्शन का 10 और टोटल रहने वाले 25। लेकिन वैसा नहीं करना, पे मार्क्स नहीं मिलते। वेन डायग्राम पे भी जा सकते हैं आप, वेन डायग्राम मालूम, वहां से भी कर सकते हैं आप। नहीं रहने दो, क्या, चलो कर लो ये कंप्लीट। So question number 40. The probability that Australia wins some match against India in a cricket game is given to be 1/3. तो अभी क्या करेंगे हम? Let E is equals to event that Australia wins against India. एक इवेंट ले रहे हैं जहां पर ऑस्ट्रेलिया जीत रही है अगेंस्ट इंडिया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना दिया आपने को? 1/3। जीतने की प्रोबेबिलिटी ऑस्ट्रेलिया की कितनी है? 1/3 है। तो हारने की कितनी होती? ई कॉम्प्लीमेंट से डिनोट करते हैं हम उसको। अगर 3 में से 1 जीते तो 3 में से 2 हार गए, बराबर। फर्स्ट बिट में क्या पूछा उन्हें? ऑस्ट्रेलिया विल लूज ऑल 3 मैचेस, और उन्हें वो भी मेंशन करा के इफ इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया प्ले 3 मैचेस बोल के बोला, 3 खेले। तो इसकी प्रोबेबिलिटी है, पहला खेले हार गए, दूसरा खेले हार गए, तीसरा खेले, तो सिंपली 2/3, 2/3, 2/3, 2 2 4, 4 2 3 3 9, 9 3 तो पूरे हारने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 8/27। सेकेंड बिट क्या पूछा उन्हें? ऑस्ट्रेलिया विल विन एटलीस्ट 1 मैच। अच्छा, एटलीस्ट 1 का प्रोबेबिलिटी कैसा लिखते हैं हम? यूनियन से लिखते हैं, लेकिन
क्या यहाँ पर डिफरेंट इवेंट्स है? अपने पास खाली एक ही इवेंट है। तो वो केस में इसका एक और फॉर्मूला है विच इज 1 माइनस नन। क्या है एटलीस्ट वन का और एक फॉर्मूला? 1 माइनस नन, मतलब कि एक भी नहीं जीतना। 1 माइनस ऑस्ट्रेलिया विल लूज ऑल द 3 मैचेस बोल दो, या फिर सिंपली 1 माइनस नन बोलो। और नन की प्रोबेबिलिटी तो हम ऑलरेडी निकाल के रखे, मतलब ऑस्ट्रेलिया के पूरे हारने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? 8/27। तो कुछ भी नहीं रहा नीचे, 127 ऑन द 27 माइनस 8/27। तो एक कम से कम एक जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 19/27। यहां पर देखो ये क्वेश्चन हो गया इसका आंसर। तो कॉलेज वाले इसको एलएक्यू में भी प्रेफर करते, कई कॉलेज वाले इसको एलएक्यू में भी देते हैं, और अब तक एसएक्यू में उतना ज्यादा बार आया नहीं, शायद एक आध बार आया होगा, बट आ तो सकता, बट एलएक्यू में भी आ सकता, वो बोलना चाह रहा हूं मैं। सो क्वेश्चन नंबर 41 दिखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन दिखता है लेकिन है बहुत आसान। ए बैग कंटेन 12 2 रुपी कॉइन्स। तो लिख लेंगे यहां पे नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स कितने हैं वो? 12। नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन्स ये कितने दिया आपको ने? 7। और नंबर ऑफ हाफ अ रुपी कॉइन ये दिया आपको ने 4। 8 आना, 1 रुपए का जो आधा होता, 2 रुपी नहीं होता, हाफ अ रुपी बोलते उसका आधा, 2 का आधा 1, 1 का आधा 0.5 कॉइन। वो कैसा होता देखो, 8 आने को हाफ अ रुपी कॉइन बोलते, खैर वो देखो। उसके बाद बोला उन्हें 3 कॉइन्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम। बैग में कॉइन्स मिक्स करे हुए हैं, ये हाथ डाले रैंडमली पिक करके निकाले 3। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट जो 3 कॉइन का सम आ रहा वो मैक्सिमम होना। सेकेंड बिट में सम ऑफ 3 कॉइन्स क्या होना? मिनिमम होना। और थर्ड प्रोबेबिलिटी ये होना कि हर कॉइन जो 3 आप निकाले तीनों भी डिफरेंट वैल्यू के होना। अच्छा ये बोलो, अगर सम मैक्सिमम होना है 3 कॉइन्स का तो सब में बड़ी कॉइन ही निकालना पड़ता 3 के 3, 2 रुपए 2 रुपए 2 रुपए, तो जाके मैक्सिमम आंसर आता 6। और सम ऑफ कॉइन्स इज मिनिमम बोला तो सबसे छोटी वैल्यू के तीनों कॉइन निकालना पड़ता। लेकिन यहां पर फर्स्ट बिट क्या है लिख लेंगे पहले तो, द सम ऑफ 3 कॉइन्स इज मैक्सिमम। A is equals to event of getting, या फिर लिखो event that sum is maximum। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फॉर्मूला, अब यहां पर अगर हम इसको कॉम्बिनेशंस के थ्रू आए, ठीक है, जैसा कि इसका अगर मैं सैंपल से, अच्छा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? वांट बाय टोटल। वांट को हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज इन फेवर। एन क्या डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज किसके फेवर में? जिसकी अपने को प्रोबेबिलिटी निकालना है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज। टोटल नंबर क्या होता? सैंपल स्पेस। तो प्रोबेबिलिटी का एक्चुअल फॉर्मूला क्या हुआ? नंबर ऑफ ई बाय नंबर ऑफ एस। तो अभी हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ एस यहां से निकाल लेंगे, कहां से? मेन कंडीशन। तो बोलो टोटल कॉइन्स कितने हैं मेरे पास? 12 प्लस 7 कितने हो गए? 19। 19 प्लस 4 तो 23 कॉइन्स है मेरे पास टोटल। लेकिन नंबर वैसा नहीं निकालते हम, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होता है 23 में से कितने सेलेक्ट करना है अपने को? तो वहां पर आता कॉम्बिनेशन। वी हैव सेलेक्टेड 3 कॉइन्स फ्रॉम 23 कॉइन्स, तो उसका नंबर ऑफ एस क्या होने वाला है? 23C3। ये होता है आपका सैंपल स्पेस। अब अगर मैं बोला एक इवेंट है जहां पर सम मैक्सिमम होना है, तो इसमें हम लिखते फॉर्मूला नंबर ऑफ ए बाय नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ए क्या होने वाला है? मैक्सिमम निकालने के लिए तीनों भी 2 रुपए के कॉइन लेना है आपको, तो टोटल 2 रुपी कॉइन्स कितने हैं? लेकिन 12 में से लेना कितने हैं? 3 ही निकाल, डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस कितना है? बेस्ट पार्ट मानो ये प्रॉब्लम का, इसके आगे कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं है, रीडर में सिर्फ इतना ही आंसर। आपको कॉम्बिनेशन सिंप्लीफाई करना नहीं है, 23C3 12C3 बस ऐसे लिख के छोड़ देना आपने, ठीक है। देन सेकेंड पार्ट, the sum of 3 coins
is minimum. तो let B is equals to event that sum is minimum. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना होता, नंबर ऑफ बी बाय नंबर ऑफ एस. अगर सम मिनिमम होना है तो जब जो सबसे छोटी कॉइन है हाफ रुपी कॉइन, उसमें से निकालो आप. तो हाफ रुपी कॉइन कितने हैं, 4 में से लेना कितना है सिर्फ, और ये कितना होता 23. समझ में आया इसका आंसर. देन लास्ट बिट क्या है, ईच कॉइन इज ऑफ डिफरेंट वैल्यू. तो पहले हम इवेंट कंसिडर करेंगे उसका. C इज इक्वल टू इवेंट दैट ईच कॉइन इज डिफरेंट. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ C कितना होता, नंबर ऑफ C बाय नंबर ऑफ C. के लिए क्या होना है, हर कॉइन डिफरेंट वैल्यू क्यों ना बोला, मतलब ये 12 में से एक कॉइन लेंगे आप, 7 में से एक लेंगे आप, 4 में से एक लेंगे, तो क्या बनता है 12C1 7C1 4C1 डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस कितना है. अच्छा C1 को तो सिंप्लीफाई कर ले सकते हैं आराम से. तो 12C1 इज 12, 7C1 इज 7, 4C1 इज 4 डिवाइडेड बाय 23. आया समझ में ये. दैट्स द एंड ऑफ द प्रोबेबिलिटी. एंड एज वेल आप लोगों के एसक्यूज भी खत्म हो गए.